सर स्टार्ट हो गया लाइव, प्लीज कंटिन्यू। शायद साहब आदाब। आदाब संतोष जी। दोस्तों, आप लाउड इंडिया टीवी पर हैं और हमारे साथ स्टार जर्नलिस्ट, स्टार एडिटर जो बैठे हुए हैं सामने, इनके चेहरे से आप परिचित हैं। राज्यसभा के मेंबर रहे, नई दुनिया के संपादक रहे, शाहिद सिद्दीकी साहब, नाम बताने की जरूरत नहीं है। और मैं इनकी तारीफ में कुछ कहूं उससे बेहतर है मैं इनसे बातचीत शुरू करूं। शाहिद साहब, आपका बहुत नाम है उर्दू की दुनिया में, आपने जर्नलिज्म के शुरुआती दौर को भी देखा है। मैं पहला सवाल जो हर एक से जानना चाहता हूं और आपसे ज्यादा जानना चाहता हूं कि आप इस जर्नलिज्म की दुनिया में आए कैसे और फिर आपने कैसे अखबार शुरू किया। इसको जब बताएंगे तो फिर हम इसके आगे भागेंगे आपसे बात करने के लिए, क्योंकि वक्त कम है और बातें बहुत ज्यादा हैं। संतोष जी, मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूं कि जो अखबार के दफ्तर में पैदा हुआ था। बल्ली मारान में, दिल्ली में नई दुनिया अखबार का दफ्तर होता था। ऊपर घर था हमारा, नीचे दफ्तर था। तो हमें बाहर निकलने के लिए भी आंगन में से होके, दफ्तर के आंगन में से होके जाना पड़ता था। तो बचपन में मैंने जो उर्दू के बहुत नामवर एडिटर हैं उनकी मेज पे बैठ के, छोटा सा था तो मेज पे बिठा देते थे, तो उस पर बैठ के मैं अखबार मैगजीन देखा करता था। वहां से मैंने जिंदगी शुरू की। तो जिसको कहते हैं कि सही मानों में सहाफत मेरी घुट्टी में है, मेरे खून में है। मैंने दुनिया के 10 काम किए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी मैंने राजनीति भी की, मैंने और बहुत काम किए, लेकिन लौट फिर के मैं पत्रकारिता में, सहाफत में इसलिए आ जाता हूं कि मैं इससे भाग नहीं सकता। ये मेरे रग रग में बसी हुई है। सिर्फ रग रग में बसी है इसलिए, या ये एक्सप्रेशन का एक बेहतर इंस्ट्रूमेंट है आज की तारीख में? नहीं, मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरे वालिद हजरत मौलाना अब्दुल वही सिद्दीकी ने पहला अखबार 1914 में निकाला था। अब आप सोच लीजिए कि 100 साल से ज्यादा हो गए। बिल्कुल और बिल्कुल। और उन्होंने एक तरह से उर्दू सहाफत को मॉडर्नाइज करने में, नई जिंदगी देने में मेरे वालिद का और मेरे खानदान का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं तो 8वें नंबर का था, मेरे ऊपर 3 भाई और थे, तीनों उर्दू पत्रकारिता में और सहाफत में थे। लेकिन मेरे वालिद की जो सहाफत थी उसका मकसद सिर्फ खबर देना नहीं कभी रहा। उसका मकसद समाज में परिवर्तन लाना, तब्दीली लाना, समाज को बदलना, सोच को बदलना। और उस वक्त तो आजादी से पहले की लड़ाई थी, तो आजादी की लड़ाई भी लड़ना। तो मैंने पत्रकारिता वहीं से सीखी कि हम कभी न्यूट्रल सहाफत में यकीन नहीं करते, माफ फरमाएं। हम हमेशा स्टैंड लेने में यकीन करते हैं, राइटली और रॉन्गली, गलत कहें सही कहें, लेकिन हम स्टैंड लेते हैं। हम समझते हैं कि सहाफी का काम सिर्फ खबर देना नहीं है, उसका काम खबर लेना भी है। और हम खबर लेते आए हैं, चाहे वो नेता की हो, और कई बार अवाम की, जनता की खबर भी लेनी पड़ती है, क्योंकि कई बार भीड़ जो है, अवाम जो है, भीड़ में बदल के बहक जाते हैं। तो वो मैंने अपने वालिद से सीखा कि मियाँ, सिर्फ सहाफत का मकसद ये नहीं है कि तुमने अखबार लिख लिया और बेच लिया। इसका मकसद सुधारना भी है, इसका मकसद लड़ना भी है। और मेरे वालिद ने आजादी के पहले भी जेल गए और आजादी के बाद 70 बार जेल गए हैं। इमरजेंसी में 80 साल की उम्र में जेल में गए थे। और मैं बड़ा खुश नसीब हूं कि मैं भी बहुत बार जेल गया, लेकिन पहला पत्रकार हूं जो कि मैं टाडा में, जिसे अरुण नेहरू जी से टक्कर लेने के अवज में मुझे जेल में डाला गया, और मुझे कोई उसका अफसोस नहीं बल्कि खुशी है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। इसलिए मेरे लिए पत्रकारिता कभी उस तरह से नहीं रही जैसे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होते हैं। मैं एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट, मुझे अगर आप कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। कई लोग शिकायत भी करते हैं कि शायद साहब आप न्यूट्रल नहीं है। मैं कभी न्यूट्रल रहने में यकीन ही नहीं करता। मेरा मानना दुनिया में कोई न्यूट्रल नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि ऑब्जेक्टिव हो जाइए। अपने 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 जो कार्ड्स हैं उन्हें टेबल पर रख दीजिए, लोगों को बता दीजिए कि भाई देखो, मेरी ये सोच है, इसमें ये कमी है, इसको आप देख ले। कोशिश मैं करूंगा कि इंटरनेट हमें परेशान कर रहा है। शायद साहब, इंटरनेट ने आपकी आवाज को रोक दिया है। नहीं, अब तो शायद आ रही है। तो हाँ, आ रही है, लेकिन जब ना आए तो फिर एक बार फिर से बंद करके रीओपन कर लीजिएगा। अब तो मेरे ख्याल में अब जरूरत नहीं है। ठीक है। तो मेरा सिर्फ ये आपसे पूछना है कि स्टैंड लेने का क्या मतलब है? स्टैंड प्रो पीपुल, स्टैंड प्रो गवर्नमेंट,
प्रो इस्टेब्लिशमेंट स्टैंड लेने का मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है, मेरे नई दुनिया का जो पहला रोजनामा निकला था 1950 में, उसमें मेरे वालिद ने पहला एडिटोरियल लिखा था, वो मेरी जिंदगी का मैनिफेस्टो है। उसमें उन्होंने लिखा था कि हम न किसी के दोस्त हैं, न हम किसी के दुश्मन हैं, न हम हुकूमत के साथ हैं, न हम हुकूमत के खिलाफ हैं, न हम किसी सियासी जमात के हिमायती हैं, न उसके मुखालिफ हैं। हम न अंधी हिमायत में यकीन करते हैं, न अंधी मुखालफत में। तो मेरी पत्रकारिता की बुनियाद यह है कि अंधी हिमायत भी गलत है, अंधी मुखालफत भी गलत है। और इसीलिए मैं अगर किसी पार्टी में भी रहा हूं तो मैंने कभी उस पार्टी की अंधी हिमायत नहीं की, और अंधी मुखालफत में मोदी जी की भी नहीं करता, अंधी मुखालफत में अपने बड़े से बड़े विरोधी की भी नहीं करता। तो पत्रकार का काम जो है, आंख नाक कान खोल के सोच समझ के, हाँ, ये जरूरी नहीं कि पत्रकार गलतियां नहीं करेंगे, पत्रकार गलत बात नहीं कहेंगे, पत्रकार भी इंसान हैं और बेहद गलतियां करते हैं, उनकी सोच में, उनकी लिखाई में बहुत सारी गलत बातें हो सकती हैं। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अंधे ना रहें, आप सिर्फ इसलिए सपोर्ट ना करें किसी को कि वो आपका दोस्त है। अगर आपका दोस्त है तो उसके लिए शायद ज्यादा आप उसको कसौटी पे कसें। ये मेरे लिए बुनियाद है सहाफत की और पत्रकारिता की। शायद सिद्दीकी साहब, आपने कहा कि आप टाटा में भी रहे, तो जी ये टाटा वाला वाकया क्या है? और अरुण नेहरू जी का नाम लिया आपने। जी, असल में हुआ ये था कि अरुण नेहरू जी उस वक्त मिनिस्टर फॉर इंटरनल सिक्योरिटी थे, और कश्मीर में उन्होंने बहुत दखल दिया था। कश्मीर में सरकार को गिराने में जिस वक्त फारूक अब्दुल्ला और मौलवी फारूक साहब की मिलकर हुकूमत बनी थी, उसमें काफी उनका रोल था। तो मैंने उसकी सख्त मुखालफत की थी, और मेरा अखबार कश्मीर में बहुत ज्यादा पढ़ा जाता था। तो उन्होंने चाहा कि मुझे वो किसी तरीके से दबाव में ले आए। दबाव के दो तरीके होते हैं, लालच और दूसरा आपको डर। तो लालच तो मुझ पे काम किया नहीं, और डरता मैं हूं नहीं, मेरी एक बड़ी कमजोरी है ये कि मैं डरता नहीं किसी से। नतीजा ये हुआ कि उनसे मेरा टकराव हुआ, और जब ये टाडा जिस दिन पास हुआ अक्टूबर 1986 में, यानी अक्टूबर में ख्याल में 26 या 28 अक्टूबर को प्रेसिडेंट ने साइन किया, और 8 नवंबर को मुझे जेल में डाल दिया गया। जैसे कि टाडा का इंतजार सिर्फ इसलिए था कि साहब शाहिद सिद्दीकी को जेल में डालना है। और इल्जाम क्या लगा कि 2 साल पहले मैंने जगदीश सिंह चौहान का इंटरव्यू किया था लंदन में, 2 साल पहले, और वो उस तरह का इंटरव्यू इलस्ट्रेटेड वीकली ने भी किया था, इंडिया टुडे ने भी किया था, तमाम अखबार कर रहे थे, मैंने भी किया। उसको बुनियाद बनाया गया कि इन्होंने क्योंकि चौहान का इंटरव्यू किया था और एक टेररिस्ट को इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया था, इसलिए हम इनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। और अरुण जी ने मुझसे कहा था कि तुम भीख मांगोगे और 5-6 साल बाहर नहीं निकलोगे, सड़क तुम्हें फुटपाथ पे ले आऊंगा। लेकिन हुआ ये कुदरत का खेल है कि मैं जेल में गया, और उसके एक हफ्ते बाद वो कैबिनेट से निकाल दिए गए, यानी शायद 15 या 16 नवंबर को जेल से वो निकाल दिए गए, और 22 या 24 नवंबर को जस्टिस चावला चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि साहब मैं बेल दे रहा हूं। तो सरकारी वकील ने कहा कि टाडा में बेल नहीं होती, आप बेल नहीं दे सकते, आपको जब तक कि केस पूरा ना हो जाए आप बरी ना कर दें। तो जस्टिस चावला ने मेरा इंटरव्यू पूरा पढ़ा था, उन्होंने कहा कि दिस मैन हैज सर्व्ड द नेशन बाय इंटरव्यूइंग जगदीश सिंह चौहान, और जो सवाल इन्होंने पूछे हैं वो कटघरे में खड़ा करने वाले हैं। अगर आपके पास कुछ और है तो लाइए, वरना मैं इस केस को उठा के फेंक रहा हूं। तो केस उठा के फेंक दिया, और मैं शायद पहला आदमी हूं कि जो टाडा में जाके मुकम्मल तौर पे बरी होके आ गया। उसके बाद सरकार को मजबूरन टाडा में अमेंडमेंट करना पड़ा ताकि मेरे जैसे आसानी से बाहर ना आ सके। और वही मेरी, और मजे की बात ये बताऊं कि वही मेरी बुनियाद बनी राजीव गांधी से दोस्ती की, क्योंकि मैं राजीव गांधी के खिलाफ बहुत लिखता था, बहुत सख्त लिखता था। लेकिन राजीव गांधी के यहाँ उस वक्त गोपी अरोड़ा साहब थे, ओएसडी, उनको उन्होंने मेरे पास भेजा जी कि साहब शाहिद साहब आप चलिए मिलिए। मैंने कहा मैं नहीं मिलने जाऊंगा राजीव गांधी से, मैं राजीव गांधी के खिलाफ हूँ। लेकिन बुजुर्ग थे हमारे, मेरे वालिद को जानते थे, मुझसे बहुत किया, तो मैं गया उनसे मिलने। रात में हमारी मुलाकात हुई, रात को 2 बजे तक बातचीत हुई। जो मेरे दिल में था मैंने राजीव गांधी में पूरा कहा। तो राजीव ने कहा मेरी मदद करो। मैंने कहा मैं आपकी एक ही मदद कर सकता हूं कि आपको वो कहूं जो मैं सही समझता हूं, वो ना कहूं जो आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि लोग आपसे आके वही कहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। मैं आपसे वो कहूंगा जो मैं सही समझता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं कहूंगा। वहां से अरुण नेहरू जी ने जो मेरे लिए कुआं खोदा था, उसका नतीजा हुआ कि मैं राजीव गांधी से मेरे ताल्लुक बना, दोस्ती बनी। हालांकि जब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे मैं उनके खिलाफ लिखता रहा, भागलपुर के दंगे में भी उन्हें एक्सपोज किया, बहुत ज्यादा किया मैंने।
और शिलान्यास को भी मैंने पूरी तरह से एक्सपोज किया। जब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे, मेरी दोस्ती की बुनियाद ये रही कि मैं आपको क्रिटिसाइज करूंगा, आप दोस्त होंगे अपनी जगह पर, लेकिन मैं उसको, वो मेरे कलम के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। तो ये था मेरा टाडा में जेल में जाना और वहां से बरी हो जाना। शायद साहब, उर्दू की सहाफत करने की वजह से आपको परेशानी आई, या दूसरे लफ्जों में मैं ये भी सवाल इसको थोड़ा सा फ्लिप करता हूँ, बदलता हूँ, उर्दू की सहाफत को आप अभी और 10 साल पीछे से किस तरीके से एनालाइज करते हैं? देखिए, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया पॉलिटिकल साइंस में 1974 में, और जिसको एंटायर पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, मैंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में 74 में एमए किया। और डॉक्टर, मैं मतलब प्राउडली मैं इस बात को कहता हूं, बहुत ज्यादा, मेरे लिए इससे बड़ा कोई तमगा नहीं है कि मैंने डॉक्टर करण सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा पॉलिटिकल थॉट में। और मैं आसानी से, मेरे जितने साथ के थे सब IAS IFS हो गए, मुझे हार्वर्ड से स्कॉलरशिप भी मिल गई मेरे, लेकिन 75 आ गया और मैं फॉरेन लेक्चरर हूँ। मैं 74 में पास किया, 74 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चरर हो गया। 75 में मेरे वालिद जेल चले गए, इमरजेंसी लग गई, 25 जून को इमरजेंसी लगी, 26 को मेरे वालिद गिरफ्तार हो गए। जबकि लिखा मैंने था, तहरीर मेरी थी इंदिरा गांधी के खिलाफ, लेकिन क्योंकि नाम वालिद साहब का आता था एडिटर के तौर पे, वो जेल गए। तो मैंने तय किया कि ना तो मैं IAS में जाऊंगा, ना मैं हार्वर्ड जाऊंगा, और मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की नौकरी भी खत्म हो गई क्योंकि मैंने इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाई थी। और अखबार नई दुनिया मैंने निकाल लिया था 1973 में, जब मैं पढ़ता था, MA का स्टूडेंट था। तो स्टूडेंट होने के साथ साथ मैंने अखबार निकाला था, ये वीकली। तो इसलिए, और मैंने क्यों निकाला, लोग मुझसे कहते थे, कुलदीप नैयर साहब मेरे बुजुर्ग थे, मेरे जिसको बाप की तरह से है, वो उनका था बचपन से, बाद में नहीं हुआ, बचपन से मेरे घर में आना जाना था। तो मुझसे कहते थे अंग्रेजी जर्नलिज्म में आओ मियाँ, मेरे वालिद भी कहते थे अंग्रेजी जर्नलिज्म में जाओ, बाकी लोग भी कहते थे भाई तुम अंग्रेजी के आदमी हो, अंग्रेजी में जाओ, वहां फ्यूचर है। मैंने कहा नहीं, मुझे मुसलमानों के बीच में जाके उनके अंदर तब्दीली लानी है, चेंज लाना है, क्योंकि मुस्लिम लीग की सियासत के नतीजे में जो डेमोक्रेटाइजेशन था मुस्लिम पॉलिटिक्स का, वो नहीं हुआ। मुसलमानों में जो रिफॉर्म होना चाहिए था, नहीं हुआ। मुसलमान मेन स्ट्रीम में नहीं आए और उनके अंदर एक खौफ पैदा कर दिया गया, एक पाकिस्तान का एक, जिसको कहते हैं, वो दिखाया गया, ख्वाब दिखाया गया, और यहाँ पर खौफ दिखाया गया। माफ करें, कांग्रेस से मेरी लड़ाई थी कि कांग्रेस खौफ दिखा के मुसलमान का वोट लेती थी उस वक्त। तो मैंने कहा कि मुझे मुसलमानों के बीच इसलिए काम करना है कि उनके अंदर लोकतांत्रिक सोच लानी है, उन्हें नेशनल मेन स्ट्रीम में लाना है, उनके अंदर तब्दीली लानी है, और उसके लिए बेहतरीन जुबान नॉर्थ इंडिया में कम से कम उर्दू है। क्योंकि जो बात मैं अंग्रेजी में कहूंगा, अगर सच भी कहूंगा तो शायद झूठ लगेगी, उर्दू में जो कहूंगा तो वो दिल को जाके लगेगी। इसलिए मैंने जानबूझ के अंग्रेजी पत्रकारिता में नहीं गया। यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया, फिर 15 साल मैंने पढ़ाया, 1986 तक। जब मैं टाडा में गिरफ्तार हुआ, उस वक्त मैंने यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि मेरे जो प्रिंसिपल थे और दूसरे लोग थे, उनके सामने सवाल उठ गए थे कि साहब ये आदमी टाडा में जा रहा है। शायद साहब, मैं शायद आपको मैं शायद अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाया, पहुंचा नहीं पाया। मैं जानना आपसे ये चाहता हूं कि एंटायर उर्दू सहाफत, उर्दू जर्नलिज्म, उसको मैं चाहता हूं कि आप एनालाइज करें। आज कहाँ खड़ा है और 10 साल में इसने कैसे रंग बदले हैं। जी, मैं बताता हूं, 10 साल कह रहा हूं, सिर्फ 6 साल नहीं कह रहा हूं। जी, मैं आपको बता दूं। देखिए, जब मैंने सहाफत शुरू की, उर्दू सहाफत खत्म हो गई थी। लोगों का मानना था कि उर्दू में कोई मुस्तकबिल नहीं है, उर्दू के अखबार ज्यादातर बंद हो गए थे। अलजमीर जैसा रोजनामा, नई दुनिया जैसा रोजनामा, दावत जैसा रोजनामा बंद हो गए थे सब। सिर्फ हैदराबाद से एक आध अखबार, इनकलाब बॉम्बे से किसी हद तक चलता था, बाकी अखबार की कोई मुस्तकबिल नहीं था। नई दुनिया के बाद हमने एक तब्दीली लाए और मैंने जुबान बदली। मैंने जो फारसी ज़्यादा उर्दू थी, उसकी जगह वो जुबान इस्तेमाल करनी शुरू की जो आम आदमी की जुबान है। और मैंने देखा कि अब नया पढ़ा लिखा जो आ रहा है, मदरसे से पढ़ के आ रहा है, या फर्स्ट टाइम जो किसी बुनकर का बेटा है, किसी मजदूर का बेटा है, वो पढ़ रहा है, तो उसकी जुबान में हमने लिखना शुरू किया, पहली बात। दूसरी बात, मैंने ये देखा कि उर्दू का बेस बदल गया है। उर्दू का बेस ये बदल गया है कि अब साउथ इंडिया में उर्दू ज्यादा है, कर्नाटक में उर्दू है, बेंगलोर में उर्दू है, आंध्रा में उर्दू है, यहाँ तक कि कलकत्ते में उर्दू बहुत है, बिहार में उर्दू बहुत है। लेकिन यूपी में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में उर्दू खत्म हो रही है। दूसरी बात ये, उर्दू वो खवास की जुबान नहीं है, अब अवाम की जुबान है। आज से कोई 20 साल पहले मैं NCPUL का वाइस चेयरमैन बना
और मैंने फैसला ये किया कि किताबत की जगह हम कंप्यूटराइजेशन लाएंगे। उर्दू में कंप्यूटर नहीं आया था, उर्दू के कंप्यूटर नहीं थे, तो उसको फॉन्ट को डेवलप करना एक बड़ा मसला था। तो मैंने एनसीपीयूएल के जरिए उर्दू फॉन्ट को डेवलप कराया, और किताबत के 130 सेंटर चलते थे, वो बंद करके मैंने कंप्यूटर सेंटर शुरू किए। तो लोग बड़े नाराज हुए कि उर्दू की जान तो किताबत है, आप उर्दू पे हमला कर रहे हैं, आप उर्दू के दुश्मन हैं, आप उर्दू के मुखालिफ हैं। मैंने कहा मुझे परवाह नहीं है, मैं नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ूंगा उर्दू को। और नतीजा ये हुआ कि उर्दू में एक इनकलाब बर्पा हो गया, जो पिछले 10 साल की बात कर रहे हैं। पिछले 10 साल में उर्दू जितनी आगे बढ़ी है, उर्दू पत्रकारिता जितनी बड़ी है, उर्दू के जितने अखबार निकले हैं, जितना मॉडर्नाइजेशन हुआ है, उर्दू किताब छापना जितना आसान हुआ है, उतना मैं समझता हूं कि पिछले 100 साल में नहीं था। तो 10 साल में उर्दू तो डेवलप हुई है, उर्दू की पत्रकारिता भी डेवलप हुई है। हाँ, एक चीज हुई है कि उर्दू के पढ़ने वाले कम से कम नॉर्थ इंडिया में कम होते चले जा रहे हैं, मगर आज भी उर्दू, क्योंकि उर्दू ऑल इंडिया लैंग्वेज है, किसी एक इलाके की नहीं है। आप हैरान होंगे कि तमिलनाडु में वानियम्बाड़ी, अंबुर, ये जिले ऐसे हैं कि जहां पर उर्दू मीडियम के 10-10, 15-15 बाकायदा स्कूल हैं, और यूपी में एक भी स्कूल नहीं है उर्दू मीडियम। मैं बता दूं, एक बच्चा भी हाई स्कूल पास नहीं करता उर्दू मीडियम से। महाराष्ट्र में 50,000 से ज्यादा बच्चे हर साल उर्दू मीडियम से हाई स्कूल करते हैं। कर्नाटक में वही हाल है कि 50-60 हजार बच्चे उर्दू मीडियम से पास करते हैं। तो उर्दू का मुस्तकबिल है, उर्दू अपनी जगह पर है, उर्दू पत्रकारिता भी जिंदा है। तो उर्दू पत्रकारिता का आगे बढ़िए। इसी वजह से जो बड़े ग्रुप हैं, यानी सहारा जैसा ग्रुप या जागरण जैसा ग्रुप, मैं जब जागरण वालों से कहता था उर्दू में अखबार निकालो, कहते थे कोई फायदा नहीं, उर्दू में कोई पढ़ेगा नहीं, उर्दू में कोई ऐड नहीं मिलेगा। आज वो मल्टीपल एडिशन निकाल रहे हैं उर्दू में, जागरण वाले। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि उर्दू में फ्यूचर है। शाहिद साहब, ये कैसे आप क्लेम कर रहे हैं कि आपने उर्दू में कंप्यूटराइजेशन या इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ा? क्योंकि दुनिया में जो दूसरे मुल्क हैं, पाकिस्तान को हम अपने पड़ोस के मुल्क को ले लें, जहाँ जी 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 उर्दू के ही बड़े बड़े अखबार निकलते हैं, तो जी। वहां तो ये टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी ना? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, वहां सिर्फ हम्म। जंग में आई थी, और वो उन्होंने फॉन्ट नहीं डेवलप किया था। वो जो उन्होंने जो डेवलप किया था, वो किताबत को, वो बड़ा महंगा था। मतलब वो एक जो उसका डेवलप होता था, वो 60-70 लाख रुपए में पड़ता था जाके, जो सिर्फ जंग के पास था, और सिर्फ जंग उसे इस्तेमाल कर रहा था। आप ये भी हैरान होंगे कि पहली बार उर्दू का जो एजेंसी है, यूएनआई के जरिए, पाकिस्तान में नहीं थी। पाकिस्तान में रोमन में खबरें भेजी जाती थी उर्दू अखबारों को, रोमन में। रोमन समझ रहे ना आप, अंग्रेजी जी उसमें। जी। जी जी लेकिन जी। हिंदुस्तान में पहली बार हमने राजीव गांधी जी से कह के यहाँ पे डेवलप कराया। तो हमारा टेली प्रिंटर, उर्दू का पहले टेली प्रिंटर पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में डेवलप हुआ है। और हिंदुस्तान में हमने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया, वो सॉफ्टवेयर पाकिस्तान ने फिर हिंदुस्तान से लेना शुरू किया, और आज तो वो वहां पे उसमें फर्दर काम हुआ, फर्दर डेवलप हुआ। इसलिए कंप्यूटर की दुनिया में हम लोग दुनिया से आगे रहे हैं, कम से कम एशिया में तो हम बहुत आगे रहे हैं, और उसका फायदा हमने उर्दू को भी पहुंचाया है। उर्दू में भी कंप्यूटराइजेशन हमने किया है। हाँ, यहाँ पर हमसे पहले हैदराबाद में सियासत लाया था अपने यहाँ पाकिस्तान से, उसको नूरी नस्तालिक कहते थे। नूरी नस्तालिक का कंप्यूटर लाया था अपने यहाँ, लेकिन वो वही महंगा सिस्टम था, और वो उसमें क्या था कि आप अपने इंटरनेट पे नहीं जा सकते थे, आपके पेज की फोटो जाती थी, यानी जो आप पेज बनाते थे अखबार का, उसका फोटो जाता था। आपका जो फॉन्ट है वो आप टाइप करके उर्दू में नहीं भेज सकते थे। वो हमने हिंदुस्तान में डेवलप किया, और एनसीपीयूएल की मदद से आज 140 से ज्यादा सेंटर चल रहे हैं, जहां फ्री ट्रेनिंग दी जाती है, फ्री हार्डवेयर दिया जाता है, फ्री सॉफ्टवेयर दिया जाता है, फ्री टीचर्स दिए जाते हैं। सिर्फ जो मकामी आदमी होता है उसे बिजली पानी का खर्चा के लिए 100-200 रुपए फीस लेनी पड़ती है जो सीखने वाला है। तो उस तरह से मैंने उसको जो है बहुत बड़े पैमाने पे फैलाया। ये 1996, 97 की बात, 94, 95 की बात है, जब माधवराव जी मिनिस्टर थे एचआरडी के, और मुझे जिम्मेदारी दी गई थी एनसीपीयूएल की, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। तो हमने उस वक्त सरकारी जो हमारे पास फंड आता था, उस फंड को मुशायरों पे खर्च करने के बजाय और किताबें छापने के बजाय शायरों की, हमने कंप्यूटराइजेशन पे उसको खर्च किया। बहुत लोग नाराज हुए कि साहब ये आप क्या कर रहे हैं, अवार्ड नहीं दे रहे, आप शायरों को नहीं दे रहे पैसा, आप अदीबों को नहीं दे रहे। मैंने कहा मेरे फंड्स लिमिटेड हैं, मुझे पहले मॉडर्नाइजेशन ऑफ द लैंग्वेज करना है। अगर
जो भी लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलती सर, वो लैंग्वेज क्या दुनिया में मुल्क भी मर जाता है। हर मुल्क को, हर लैंग्वेज को, हर इंडिविजुअल को नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने को जिंदा रखना पड़ता है। तो उर्दू आज जिंदा है, नई टेक्नोलॉजी के साथ। प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहे, हमेशा रहेंगे। आपने बहुत अहम जानकारियां दी मुल्क को। शायद साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि सिर्फ हिंदुस्तान में या दूसरे मुल्कों के ऐसे कौन से जर्नलिस्ट हैं या सहाफी हैं जो आपको याद रहे जिन्होंने अवाम के लिए काम किया या जिन्होंने प्रो पीपुल जर्नलिज्म इख्तियार किया? कुछ नाम याद हैं आपको? उर्दू में पूछ रहे हैं या जनरली? उर्दू के पहले उर्दू ना। उर्दू में तो एक बात मैं आपको बता दूं, बड़े मजेदार। 1947 के बाद कोई मुसलमानों, उर्दू को मुसलमानों से ऐसे जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन बदकिस्मती यह है कि काफी हद तक जुड़ गई। और नतीजा ये हुआ कि लीडरशिप खत्म हो गई। यहाँ पे जो सो कॉल्ड लीडर थे पाकिस्तान भाग गए। मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास, सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ मुसलमान के साथ कि एजुकेटेड मिडिल क्लास एंड ब्लॉक चली गई पाकिस्तान। यहाँ बेचारा गरीब मजदूर कमजोर मुसलमान रह गया, जैसे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। उस वक्त कुछ उर्दू अखबारों ने लीडरशिप का रोल प्ले किया, जिसमें सियासत हैदराबाद था, सियासत जदीद कानपुर था। मौलाना इसाक इल्मी, जो कि ये शाजिया इल्मी के वालिद हैं, और शाद इल्मी ये सारे भाई हैं, इनके वालिद मौलाना इसाक इल्मी बहुत बार जेल गए उस वक्त। इन्होंने लिखना शुरू किया खुलकर, जो भी फसादात हो रहे थे, जो मसाइल थे, क्योंकि मुसलमान इतना खौफजदा था कि वो ये भी नहीं कहता था कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। वो समझता था कि मुंह भी खोलूंगा तो मैं शायद गुनाह करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान मुझे हिंदुस्तान में मेरा हक नहीं है, हिंदुस्तान में मुझे बोलने की आजादी नहीं है, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए। तो उर्दू नई दुनिया जैसे अखबार ने, अल-जमीयत जैसे अखबार ने ये काम किया। कलकत्ते में जो आजाद हिंद अखबार था, उसने इस काम को किया। अपने मलिहाबादी, अब्दुल रज़ाक मलिहाबादी, इन लोगों ने उस काम को किया, और इनमें से सब जेल गए। ये बता दूं, मौलाना अब्दुल वहीद सिद्दीकी भी दर्जनों बार जेल गए, इसाक इल्मी साहब भी दर्जनों, क्योंकि उस वक्त हालत ये थी कि एक बात आपको मैं कहूं कि गोविंद वल्लभ पंत जी मेरे वालिद के बड़े दोस्त थे, और बचपन में मैं उनके पास गया हूं, मुझे गोद में उठा के उनके गोद में बैठा हूं, बहुत मजे से वो मिठाई खिलाया करते थे। लेकिन उन्होंने मेरे वालिद से कहा था कि मियां मौलाना, हमने जुबान काट दी थी, तुमने दोबारा जुबान दे दी है इस नई दुनिया से, तो हम ये जुबान चलने नहीं देंगे, जुबान को रोकना पड़ेगा। तो ये जुबान जो आई, ये उर्दू सहाफियों ने इसको किया। मेहंदी नजमी साहब थे, परवाना रदौलवी साहब थे, इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने सऊबतें सही और फाकों के साथ सहाफत की। ये बता दूं कि उस वक्त उर्दू की सहाफत 47 के बाद उसमें कहीं रोटी रोजी नहीं थी। खुद मैंने आपको हैरानी होगी जान के कि मेरे घर की बिजली कट चुकी थी, तो मैं सड़क पे पढ़ता था, और मैंने सड़क पे किताबें भी बेचता था। हर इतवार को सिर पे रख के ले जाता था घर की किताबें, और वो मैं जाके बेचा करता था। 4-4 आने में, 6-6 आने में। उनमें कई किताबें ऐसी थी कि जिसपे खुद फैज साहब के दस्तखत थे, मेरे वालिद को दी थी। इस तरह की चीजें भी थी, लेकिन वो मजबूरी में बेचकर उससे हम लोग घर की रोटी चलाते थे। ये उर्दू सहाफियों का ये हाल था। लेकिन आज वो हालत नहीं है उर्दू सहाफत की। आज अंग्रेजी से मुकाबला यकीनन नहीं कर सकते, हिंदी से नहीं कर सकते, वो तनख्वाहें नहीं मिलती, लेकिन आज फाके नहीं कर रहा उर्दू का सहाफी, उस वक्त कर रहा। और बड़े अच्छे मेहंदी नजमी साहब थे, जो रोज एक नज्म लिखते हैं। मैं समझता हूँ उनसे ज्यादा किसी ने नज्में लिखी। अशरफ भोपाली साहब थे, अख्तर सिद्दीकी साहब थे, परवाना रदौलवी साहब थे। ये तमाम बुजुर्ग हैं जिनके साए में मैंने सहाफत सीखी है, और बड़ा खुशकिस्मत हूं मैं कि इन लोगों ने मुझे उर्दू भी सिखाई और उर्दू सहाफत भी सिखाई, और ये भी सिखाया कि जी शायद सिद्दीकी साहब, मैं आपको कम्युनिकेट एक चीज नहीं बार बार कर पा रहा हूँ कि मैं आज के कंटेम्प्रेरी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, और जब ये सब हिस्ट्री है, हिस्ट्री बहुत अच्छी है। अब आप 70 साल के आदमी से बात करेंगे तो हिस्ट्री ज्यादा आएगी उसमें। नहीं 70 साल के आदमी से हम पिछले अगर 20 साल की बात करें तो वो ज्यादा, क्योंकि वो अब एक नई चीज की बुनियाद या तो बनाएगा या बिगाड़ेगा। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ इस उर्दू के सवाल को लेकर के, ऐसे नॉन मुस्लिम कितने आपको मिले जिन्होंने उर्दू का या उर्दू सहाफत को सपोर्ट किया, दिल से सपोर्ट किया, पॉलिटिकली सिर्फ नहीं? अब आप 20 साल का जानना चाह रहे हैं तो 20 साल के तो बहुत नाम मैं नहीं बता सकता हूँ, उससे पहले के नाम है
कुलदीप नैयर से शुरू होके और मोहन चिरागी तक, जो बहुत अरसे तक कौमी आवाज के एडिटर रहे। एडिटर थे, हाँ। जी जी जी। तो आज तो शायद मेरे लिए बड़ा मुश्किल है अगर आप कहें कि गैर मुस्लिम कोई आप मुझे सहाफ़ी बता दें ऐसा कि जो मेरे अपने यहाँ मिस्टर चटर्जी थे, क्या नाम था उनका पूरा, चटर्जी साहब का, क्या उर्दू सहाफत की है उन्होंने जबरदस्त। नहीं नहीं, मैं लेकिन आज का नहीं बता सकता। हाँ, आज ये जरूर कह सकता हूँ कि आज जैसे मैं जी 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 मैं आपको फिर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं। मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं जो नॉन मुस्लिम जर्नलिस्ट नहीं, नॉन मुस्लिम पर्सनालिटीज, जी मुल्क के सियासतदान जिन्होंने उर्दू सहाफत को सपोर्ट किया और बेलौस बेखौफ सपोर्ट किया, जिनको लेकर के आज उर्दू सहाफत में कोई जिक्र होता हो उनकी अच्छाई की बुराई की, अच्छाई का ज्यादा, क्योंकि मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूं। अब अगर 20 साल की बात करते हैं तो बड़ा मुश्किल है, वरना तो जगन्नाथ मिश्रा थे बिहार के, उनका बड़ा रोल था। हेमवती नंदन बहुगुना बहुत उन्होंने मदद की है उसको दूसरी जुबान बनाने में। जगन्नाथ मिश्रा जी ने बिहार में, इन्होंने यहाँ पर खुद दिल्ली के अंदर HK भगत साहब ने, खुद जो प्रेसिडेंट थे हमारे शंकर दयाल शर्मा जी, इस तरह के लोग थे जिन्होंने बहुत मदद की है उर्दू को आगे बढ़ाने में। अर्जुन सिंह जी ने बहुत मदद की है, लेकिन अब VP सिंह जी ने की है। लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि आप मुझे 20 साल का अगर आप मुझसे पूछेंगे तो माफ करें, 20 साल में तो मुझे कोई उर्दू के लिए, उर्दू अखबारात की या उर्दू सहाफत की मदद करता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसका मतलब है कि जो अच्छे लोग हमारे बीच से चले जाते हैं नेचर की वजह से, उसके बाद जो लोग हैं वो सब ऐसे लोग बचते हैं कि जो कूड़ा है या नहीं, कुछ और हुआ है। हुआ यह है कि नॉर्थ इंडिया में आमतौर पर उर्दू जो है आम बोलचाल की जुबान ये तो रही नहीं है। जिसे उर्दू आती थी उसे हिंदी भी आती थी, क्योंकि हिंदी और उर्दू की बोलचाल में कोई फर्क नहीं है, लिपि का फर्क था। तो उर्दू वालों ने लिपि आसानी से सीख ली। तो इसलिए चाहे मुलायम सिंह जी हो, उन्होंने जब काम किया माइनॉरिटीज के बीच तो काफी लिटरेचर उन्होंने हिंदी में ही डाला। उनके जो साथ काम करने वाले जो लोग हैं हिंदी में ही काम, ये लालू जी के साथ भी जो है वो हिंदी में ही करते हैं, चाहे पत्रकारिता में हो चाहे वैसे जुबान के ताल्लुक से हो। मैंने कई प्रोजेक्ट रखे सामने, मैं जब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन उन पे कोई खास अमल किया नहीं गया, माफ करें। मैं चाहता था कि एक उर्दू पत्रकारिता की एक कॉलेज कायम हो, एक इदारा कायम हो लखनऊ में या कहीं और, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। उर्दू के ताल्लुक से उर्दू की मैं लाइब्रेरी चाहता था कि कायम हो अच्छी, क्योंकि उर्दू की पुरानी किताबें इतनी बड़ी तादाद में जाया हो रही हैं, पिछले 500 साल की किताबें, उन्हें रखने वाला कोई नहीं है। तो वो चाहा मैंने, लेकिन उसमें माफ करें कि जो हमारे भी साथी थे किसी भी फिरके के हों, उन्होंने कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया उर्दू के ताल्लुक से। लगा कि उर्दू से शायद अब वोट नहीं मिलता। देखिए, आज राजनीति होती है वोट से, आज राजनीति और किससे नहीं होती। अभी मैं आपको हाल में बताऊं कि जो आगा खान ट्रस्ट है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसने सुंदर नर्सरी को बहुत ही सुंदर बनाया, दुनिया में एक मकाम बना दिया है। लेकिन वहां मुझे घूम के हैरत हुई कि वहां इतने सारे साइन बोर्ड लगे हैं, लेकिन एक भी उर्दू में नहीं था। तो मैंने रितीश आनंद नंदा जी से जब मैंने शिकायत की, मैंने कहा उर्दू यही जन्मी थी, अमीर खुसरो की जमीन यही है निजामुद्दीन। यहाँ उर्दू अगर आप कहें पूरे हिंदुस्तान में कहीं जन्मी है अगर एक जगह, तो वो ये है 700 साल पहले हजरत अमीर खुसरो ने सबसे पहले खड़ी बोली को फारसी लिपि में लिखना शुरू किया था। तो उनके जो दोहे हैं, या रहीम के दोहे हैं, रहीम का हजरत जिसको अब्दुल रहीम खान खाना, वो भी निजामुद्दीन में है। तो मैंने, और गालिब भी निजामुद्दीन में है, तो मैंने कहा यहाँ कम से कम एक बाहर तो बोर्ड लगा दो उर्दू में। उन्होंने कहा साहब, मैंने कहा अपने लोगों से निजामुद्दीन के, उन्होंने कहा कोई फायदा नहीं, कोई मुसलमान या कोई भी उर्दू नहीं पढ़ता, उर्दू कोई जानता नहीं। तो अब उन बेचारों का कसूर बताऊं मैं, या अपना कसूर बताऊं, या अपने लोगों का कसूर बताऊं कि वो उर्दू क्यों यहाँ पर कम हुई या खत्म हुई। और एक एहसास कमतरी भी आया, माफ करें, उर्दू वालों में, तो उन्हें एहसास हुआ कि वो अगर वो दिखाएंगे कि उर्दू जानते हैं या उर्दू से हैं वो, तो शायद वो नीचे देखे जाएंगे। इसलिए उर्दू वाले भी अपने को उर्दू से जोड़ते हुए कहीं शर्माते हैं, कहीं हिचकिचाते हैं। तो ये इसका नतीजा ये हो सकता है। वरना मैं ये नहीं कहूंगा कि उर्दू के दुश्मन हैं सब, ये उर्दू के मुखालिफ हैं, लेकिन उर्दू यकीनन, उर्दू को नॉर्थ इंडिया में कम से कम हुई है।
आज भी हैदराबाद में आप जाएं, बंगाल में उर्दू को ताकत मिली है। चाहे ममता जी रही हो, चाहे उससे पहले ज्योति बाबू रहे हो, उन्होंने वहां पे उर्दू को आगे बढ़ाने में बड़ा उनका रोल है। कर्नाटक में भी तमाम हेगड़े साहब रहे, देवराज अर्थ के जमाने से आज भी कर्नाटक में उर्दू खत्म नहीं हुई, उर्दू को नुकसान नहीं पहुंचा। उर्दू स्कूल, उर्दू टीचर, उर्दू के अपॉइंटमेंट होते रहे। दिल्ली में भी किसी हद तक उर्दू कायम है और जिंदा है, लेकिन उर्दू उस तरह से आज उसके चाहने वाले शायद कुछ कम है। लेकिन ये जरूर अगर आप कहेंगे कि अगर आप गैर सियासतदान कहेंगे, तो उसमें जो रेख्ता के हमारे लोग हैं, उन्होंने जो उर्दू को जिंदगी दी है, पाकिस्तान या दुनिया में किसी ने दी। सारी उर्दू अकेडमियां मिलकर वो काम नहीं कर सकी जो रेख्ता ने किया। तो या जो काम रेख्ता के जो चलाने वाले हैं, उनका नाम संजीव सराफ है। जी संजीव सराफ साहब नॉन मुस्लिम है। जी हाँ जी, संजीव सराफ साहब ने जो उर्दू को दिया है, वो मैं समझता हूँ 100 साल में किसी ने नहीं दिया। सारे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सब अकेडमियां जिनके पास हजारों करोड़ रुपए है, उन्होंने नहीं किया। यह कामना प्रसाद ने उर्दू के लिए जो किया है, तो जिस तरह वो उर्दू के मुशायरे कराती हैं, उर्दू को जिंदा रखती हैं, वो अपने आप में बहुत जबरदस्त है। और आज बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां उर्दू को जो गजल गायक हैं उर्दू के, उन्होंने बहुत, यहाँ तक कि तमिलनाडु के अंदर वो चाहे कितने भी नाराज हो हिंदी से, लेकिन उर्दू की गजल वहां भी मकबूल हुई। और जो हमारे गजल गायक थे उन्होंने पहुंचाया, हमारी हिंदी फिल्मों ने पहुंचाया। गुलजार साहब जैसे लोग, अब गुलजार साहब तो मुसलमान नहीं है, गुलजार साहब को बचपन से जानता हूँ, जब वो पगड़ी बांधते थे उस वक्त से जानता हूँ। मेरे घर में आते थे बल्ली महारान में, शायद मैं उस वक्त 6-7 साल का था, 8 साल का था, लेकिन मुझे गुलजार साहब आज भी याद हैं। तो दिल्ली उर्दू की खिदमत तो सबने की है। गोपीचंद नारंग सबसे बड़ा नाम है उर्दू में आज भी अगर जिंदा लोगों में आप कहें, पूरे पाकिस्तान में भी उतना बड़ा नाम उर्दू का कोई नहीं है जितना कि गोपीचंद नारंग साहब का है। बिल्कुल बिल्कुल। और गुलजार दहलवी साहब अभी भी हमारे बीच से, गुलजार दहलवी साहब अभी गए, उनसे अच्छी उर्दू बोलने वाला मैंने जिंदगी में आज तक देखा ही नहीं। दिल्ली वाले क्या उम्दा उर्दू बोलते थे, और क्या अल्फाज पे उनकी गिरफ्त थी कि हम लोग तो उनके कदमों में बैठ के हम लोग जुबान सीखते थे। वरना मैंने तो बाकायदा उर्दू पढ़ी नहीं किसी स्कूल में, मैंने उर्दू सीखी इन्हीं गुलजार साहब जैसे, गुलजार दहलवी जैसे लोगों से। तो कश्मीरी पंडित थे आप। बिल्कुल आपने एक बड़ी बढ़िया बात बीच में कही। और मैं क्या, मेरे जैसे वो सारे लोग जो उर्दू नहीं जानते हैं, लेकिन जिनको उर्दू से मोहब्बत हुई, वो हिंदी फिल्मों की वजह से हुई, उसकी शायरी की वजह से हुई, उसकी जुबान की वजह से हुई, हिंदू फिल्में। और शायद वो हिंदी फिल्मों ने सारी दुनिया में उर्दू को जितना पहुंचाया, जितनी खिदमत की, उतना किसी और ने नहीं किया। लेकिन आपकी पहचान एक जर्नलिस्ट के नाते है ज्यादा। आपने भले ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी किया हो, जितना किया हो, पर लोग शाहिद सिद्दीकी को जर्नलिस्ट के नाते ही जानते हैं जी। और शायद इसी की वजह से आप राज्यसभा में भेजे गए। राज्यसभा में आपने उर्दू की नुमाइंदगी की या मुसलमानों की नुमाइंदगी की? हालांकि मुझे सवाल आपसे पूछना चाहिए एक हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट के नाते, जो किसी भी जुबान के ऊपर अपनी बात मतलब कह सकता है और थोड़ा सा तुलना करनी चाहिए। पर मैं इसलिए आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि मुसलमानों के बारे में या उर्दू के बारे में बोलने वाले कम लोग मिलते हैं या इंफॉर्मेशन देने वाले। इसलिए मैं जानना चाहता हूं, राज्यसभा में आप जब गए, एक पार्टी ने आपको भेजा, आपने राज्यसभा में क्या किया? मुसलमानों के सवाल उठाए, उर्दू के सवाल उठाए, क्या आपने 6 साल वहां? नहीं, देखिए माफ करें, मैं वहां पे मुसलमान की हैसियत से, कोई भी जो जाता है राज्यसभा में, मैं उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो मेरे सवालों का दायरा सिर्फ उर्दू और मुसलमान नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। मैंने ये हमेशा कहा अपने दूसरे लोगों से भी कि मुसलमान के सवाल आप उठाइए, मैं हिंदुस्तान के सवाल उठाऊंगा। मैं ही मुसलमान के सवाल क्यों उठाऊं? क्या मैं यहाँ पे सिर्फ शाहिद सिद्दीकी की हैसियत से आया हूँ, एक मुसलमान की हैसियत से? क्या मेरी एक सिंगल यानी डायमेंशन पर्सनैलिटी है? मेरी मल्टी डायमेंशन पर्सनैलिटी है। मैं चाइना एक्सपर्ट हूँ, मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट हूँ, मैं नेशनल मूवमेंट के ऊपर मेरी स्टडी है। तो मैं वहां पर जब जाता हूँ, मैं माफ करें संतोष जी, मैं पत्रकार, हिंदी में भी मैंने लिखा है और मैंने अंग्रेजी में भी बहुत लिखा है।
और उर्दू, क्योंकि उर्दू का अखबार मैंने निकाला है, लेकिन मेरी पत्रकारिता तीनों भाषाओं में रही है और मैं इस मामले में कोई फर्क नहीं समझता। मैं समझता हूं जिस भाषा में आप आसानी से लोगों पे पहुंच सकते हैं पहुंचे। लेकिन मैंने बहुत सवाल उठाए वहां पे उर्दू के ताल्लुक से भी, मुसलमानों के ताल्लुक से भी। यहाँ पे एक बात बताता चलूं कि मेरा जो MP लेड फंड होता था उसका मैंने एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम गर्ल्स स्कूलों को दिया। तो मेरी शिकायत की गई मुलायम सिंह जी से कि साहब ये मुस्लिम गर्ल्स स्कूलों को बहुत पैसा दे रहे हैं, बाकी नहीं दे रहे। तो मुलायम सिंह जी मुझसे कहा, तो मैंने मुलायम सिंह जी से कहा कि मुलायम सिंह जी, अगर बाकी सब लोग अपने MP लेड का 20% गर्ल्स स्कूल्स को, क्योंकि मुसलमान तालीम में बहुत पिछड़ा हुआ है, उनको अगर देंगे तो मैं भी 20% दूंगा, मैं 21% नहीं दूंगा। लेकिन आज अगर मैं 50% दे रहा हूं इसलिए कि बाकी लोग नहीं देते, उनके पास ले दे के मैं बचता हूं। मेरे पास वो आते हैं कि हमारे स्कूल को कमरे चाहिए, या हमारे उसको जो गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स इंटर कॉलेज है, उसे डिग्री कॉलेज बनाने के लिए हमें 5 कमरे बनवाने हैं। तो मैं कहता हूं ठीक है, मैं बनवा के दूंगा। तो लेकिन मैंने कभी अपने आप को मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं समझा है। जी आप शाहिद साहब आपने ये बात बहुत इम्पोर्टेंट कही, लेकिन जो मुल्क के सवाल हैं, जिसे आपने कहा कि मैं देश के सवाल वहां उठाता हूं, मुसलमानों के सवाल कोई और उठाएं, पर बहुत सारे मुस्लिम पढ़े लिखे लड़कों ने, मैं पॉलिटिकल लीडर्स की बात नहीं करता या मजहबी लीडर्स की, पर बहुत से पढ़े लिखे लड़कों ने कहा, उनको गुस्सा ही इस बात पे है कि चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, मुसलमान वहां जाते हैं, जिस वजह से भी जाते हों, लेकिन वो मुसलमान जाते हैं वहां पे और वहां जाकर के वो एक ही चीज भूल जाते हैं, जो मुल्क के 18% जनता है, जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, मुसलमानों के सवाल, उनकी तकलीफें वहां जाके भूल जाते हैं, वो नहीं उठाते हैं और बाद में आके कहते हैं कि हमारे ऊपर ये दबाव था, वो दबाव था, पार्टी ने ये कहा, सपोर्ट नहीं मिला। इसलिए मैं ये सवाल आपसे मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हूं और उन लोगों की एतराज बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मेरा अगर आप रिकॉर्ड उठाएंगे, पहला दिन बहुत कम MPs होंगे जो जिस दिन शपथ लेते हैं उस दिन बोलते हैं। तो जिस दिन मैंने शपथ ली उस दिन गुजरात पे बहस थी और हमारे यहाँ से बोलना था, हमारे सीनियर लीडर क्या नाम था, हमारे मिश्रा जी, क्या समाजवादी पार्टी के, जो उन्हें बोलना था गुजरात के ऊपर। मैंने जाके उनसे हाथ जोड़ के कहा कि साहब 5 मिनट, उनका अभी आज आए हो, आज शपथ लिया, आज कहां से तुम बोलोगे। मैंने कहा मुझे 5 मिनट दे दीजिए। जो मैं 5 मिनट बोला, वो 5 मिनट नहीं 15 मिनट बोला और मेरे उस भाषण को सब चैनलों ने फोकस करके दिखाया। उस पहले दिन के पहला MP, पहला शपथ लेके जिंदगी में पहली बार पार्लियामेंट गया था, आडवाणी जी का चेहरा उतरा हुआ था, क्योंकि मैंने कस के बोला मोदी जी के बारे में। और उस जो वो मियां मुशर्रफ की बात कर रहे थे, गुजरात के इलेक्शन होने वाले थे, मैंने कहा ये मियां मुशर्रफ नहीं है, ये मियां मैं हूं जिसकी बात कर रहे हैं मोदी जी। ये मियां वो है जो सड़क पे चल रहा है मुरादाबाद में और सहारनपुर में, उसकी बात कर रहे हैं मोदी जी। मियां मुशर्रफ पे निशाना है, लेकिन निगाहें हैं, लेकिन निशाना इस मियां के ऊपर है जो यहाँ गली सड़कों पर है। तो जो भी अगर वहां दंगा हुआ है, जो भी वहां पे कोई ऐसा मामला हुआ है, उस पर मैं खुल के बोला हूं। ये मेरी पार्टियों ने मुझसे शिकायत की, नाराजगी जाहिर की, मैंने कभी परवाह नहीं की। पार्टी की माफ करें, मैं हमेशा इसीलिए पार्टी से निकाला भी जाता हूं, मेरे खिलाफ सख्ती भी होती है। आपको भी एक्सपीरियंस होगा कि चाहे VP सिंह जी हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो, मैंने जो बात सही समझी वो जाके कही, खासतौर पे मुसलमानों के ताल्लुक से, क्योंकि मैं आया ही उर्दू सहाफत में इसलिए था कि मुसलमानों की बात कहने वाले पढ़े लिखे बहुत कम रह गए। और पार्लियामेंट में मैं गया तो समाजवादी के नुमाइंदे की हैसियत से था, मैं यूपी की बात भी उठाता था, लेकिन जब जब जरूरत पड़ती थी तो मैं पार्टी से इजाजत लेके हमेशा बोला हूं। तो मेरे पे ये आरोप नहीं लग सकता, किसी पे भी आरोप लगे कि मैंने वहां पे मैं खामोश रहा हूं उर्दू के ताल्लुक से, या मुसलमानों के ताल्लुक से, या फसादात के ताल्लुक से, या फिरका परस्ती के ताल्लुक से, मैंने कस के बोला हूं, खुल के बोला हूं। मेरी एक एक तकरीर जो है वो इसके लिए गवाह है। अगर मेरी जानकारी सही है तो आप अपने इसी स्वभाव की वजह से मोदी जी का इंटरव्यू लेने पहुंच गए और पार्टी से निकाल दिए गए। जी, और आपको एक बात और भी बता दूं, आपको एक बात और भी बता दूं मजेदार, कि मैंने इमरजेंसी में, मेरे वालिद आपको बताया था जेल गए थे, इमरजेंसी खत्म होने के बाद मैंने इंदिरा गांधी को खत लिखा कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं। इंदिरा गांधी उसके बाद किसी भी पत्रकार से नहीं मिल रही थी। 8 महीने तक उन्होंने किसी पत्रकार से मुलाकात नहीं की, मतलब मुलाकात भी नहीं की, किसी को चेहरा भी नहीं खाया। मुझे अचानक फोन आया फौजदार जी का कि आप इंटरव्यू करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करना चाहता हूँ। उस वक्त में बिल्कुल 25-26 साल का यंग लड़का था।
मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि मुझे इंटरव्यू का मौका मिल रहा है इंदिरा गांधी से। और उनका बेटा ऐसा है, इंदिरा गांधी ने अपना काम किया मुझे जेल भेज के, मैंने अपना काम किया जेल जाकर, तुम अपना काम करो उसका इंटरव्यू करके। मैंने इंदिरा गांधी का इंटरव्यू किया और बहुत सख्त इंटरव्यू किया। और उसके बाद से जितने भी विश्व हिंदू परिषद के लीडर हैं, अटल जी का पहला उर्दू में इंटरव्यू मैंने किया, अडवाणी जी का पहला इंटरव्यू मैंने किया, अशोक सिंघल का पहला इंटरव्यू मैंने किया, आदित्यनाथ के जो पिता वो थे गुरु जी, क्या नाम था उनका, महंत अवैधनाथ, महंत अवैधनाथ, उनका इंटरव्यू सबसे पहले मैंने किया। खन्ना जो थे विश्व हिंदू परिषद के, क्या नाम, उनका मैंने इंटरव्यू किया। अयोध्या जाके जितने अयोध्या मूवमेंट के बड़े बड़े लोग थे उनका भी इंटरव्यू किया, शहाबुद्दीन का भी इंटरव्यू किया। मैं इंटरव्यू करने में मैंने कभी ये नहीं सोचा, क्योंकि मेरा काम जब इंटरव्यू कर रहा हूं सवाल पूछना है और सवाल पूछ के अगले को कटघरे में खड़ा करना है। तो जब मोदी जी के इंटरव्यू की बात आई, इसका किस्सा अगर आप कहें टाइम हो तो मैं बता दूं कैसे हुआ ये इंटरव्यू। ये इंटरव्यू ऐसे हुआ कि मैं गया बॉम्बे किसी काम से, तो वहां पे है, क्या नाम इनका, मुजफ्फर सरेश वाला, इन्होंने खाने पे बुलाया मुझे। और वहीं पे महेश भट्ट साहब और सलीम खान साहब, सलमान खान के पिताजी, वो भी मौजूद थे। तो वहां बात हो रही थी, तो ऐसी इंटरव्यू की बात हुई कि किस किस के इंटरव्यू किए हैं। तो सलीम खान साहब बोले कि भाई आप मोदी का इंटरव्यू क्यों नहीं करते। मैंने कहा मोदी मुझे इंटरव्यू देगा ही नहीं, मैं कहां से उसका इंटरव्यू करूं। बोले अगर दे दे तो मैंने कहा बिल्कुल जरूर करूंगा। उनका ठीक है हम बात करते हैं उससे। मैंने कहा बात कीजिए, अगर वो इंटरव्यू देगा तो मैं जरूर करूंगा। तो मुझे फिर अब कोई महीने भर बाद मोदी जी के यहाँ से फोन आया कि आप सवाल भेज दीजिए अगर आप इंटरव्यू करना चाहते हैं। मैंने कहा एक बात सुनिए, मैं सवाल पहले से नहीं भेजता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मेरा इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ दंगे के बारे में होगा, गुजरात के विकास के बारे में नहीं होगा। तीसरी बात यह कि अगर मैं इंटरव्यू में कोई भी सवाल होगा तो मोदी जी उठ के नहीं जाएंगे। उनका फिर जवाब आया मेरे पास कि साहब हमारी शर्त यह है कि आप इंटरव्यू जू का तू छापेंगे, हम इंटरव्यू की फिल्म बनाएंगे, हम इंटरव्यू को हम भी रिकॉर्ड करेंगे, और आप जो सवाल आप पूछना चाहेंगे आप पूछिए। और आप, मैंने कहा मेरे सवाल सिर्फ और सिर्फ दंगे के बारे में होंगे। तो अगर लोगों ने मेरा इंटरव्यू पढ़ा नहीं, मेरा इंटरव्यू पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ दंगे के बारे में है। मोदी जी ने ये कहा कि इतना तो मुझे नानावती कमीशन में नहीं कटघरे में खड़ा किया जितना आपने किया। तो मेरे सारे सवाल उसके बारे में थे। अब ये बदकिस्मती है कि इतनी छोटी सोच हो गई है कि बाद में कुछ, मुझे पता नहीं क्यों हमारे समाजवादी पार्टी के लीडरों ने ये सोचा कि इंटरव्यू करने से शायद उनके वोट में कमी आ जाएगी। मुझे किसी मुसलमान ने मुझसे कभी शिकायत नहीं की, उन्होंने पढ़ा मेरा इंटरव्यू। इन्होंने बगैर पढ़े, जिस सुबह को छपा 10 बजे मुझे पार्टी से निकाल दिया। लेकिन उन्हीं मुलायम सिंह जी ने अपने घर में मोदी जी को भी बुलाया, शादी में अपने बेटी के बच्चों की, और लोगों को बुलाया। ये इंटरव्यू करना मेरा पेशा है। मैं इंटरव्यू करने से पहले ये नहीं पूछूंगा कि जो इंटरव्यू कर रहा हूं, आप अगर आज मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप मेरे दोस्त हो सकता है आप मेरे विरोधी भी हूं, मैं आपका विरोधी हूं। लेकिन इंटरव्यू अपनी जगह पर होता है, पत्रकारिता अपनी जगह पर हो। तो मैंने अपने बाप से सीखा था कि पत्रकारिता में आप ये नहीं देखेंगे कि आप उससे एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंटरव्यू मजा उसी का आता है जिससे आप ज्यादा डिसएग्री कर रहे हैं। इससे एग्री कर रहे हैं, उससे इंटरव्यू का मजा कहाँ है। वो तो फिर आप उसकी पीआर कर रहे हैं जिससे आप सहमत हैं, उसका पीआर होता है इंटरव्यू। बिल्कुल बिल्कुल। शायद सिद्दीकी साहब, आपको अपने कौन कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स, इंटरव्यू याद हैं जिन्होंने, जैसे मोदी के इंटरव्यू ने आप ही के ऊपर हमला किया, आपने सवाल किए लेकिन वो पलट करके मुलायम सिंह जी की तरफ से आप ही के ऊपर स्काई लैब बन के गिर गया बिना समझे हुए। आपको ऐसे कितने इंटरव्यूज याद हैं, स्टोरीज याद हैं जिन्होंने सोसाइटी की किसी दुखती रग को छुआ हो, लोगों का सपोर्ट आपको हासिल हुआ हो, आपके ऊपर धमकी आई हो, आपको कुछ लोभ लालच दिया गया हो कि इस लाइन से थोड़ा हट जाओ यार, इसको मत करो, कुछ याद है आपको? बहुत। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं, खुशकिस्मत हूं मैं कि मैंने तकरीबन इस देश के हर प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू किया है। इंदिरा गांधी से लेके पंडित जी से मिला हूं बचपन में, उनका उस वक्त बहुत छोटा था, पंडित नेहरू से। लेकिन बाप, मेरे वालिद अपने साथ ले जाया करते थे, उंगली पकड़ के, शेरवानी पहना के, 5-6 साल की उम्र में भी, तो मुझे मौका मिला था। लेकिन इंदिरा गांधी से मैंने आज तक हर एक का इंटरव्यू किया, हर प्रेसिडेंट का इंटरव्यू किया, हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का बार बार किया है, चाहे वो चंद्रशेखर जी हों, चाहे वीपी सिंह जी हों, चाहे मुझे याद है कि एक इंटरव्यू मेरा जॉर्ज फर्नांडिस जी से मेरे बड़े अच्छे इंटरव्यू हुए हैं, जबकि मैंने उनकी बड़ी मुखालफत भी की है। लेकिन एक मजेदार इंटरव्यू में बताता हूँ
कि मेरा एक इंटरव्यू अपने हरियाणा के जो हमारे देवीलाल जी थे, तो देवीलाल जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे हरियाणा भवन में बुलाया इंटरव्यू के लिए और कहा कि लंच भी हमारे साथ करना। तो इंटरव्यू जब शुरू हुआ तो सूप आ गया हमारे लिए, तो मैंने पहले दूसरे सवाल के बाद उनसे उनके बेटों के बारे में सवाल पूछ लिया कि कुछ दिन पहले उनके बेटे एयरपोर्ट पे पकड़े गए थे, कुछ घड़ियां वड़ियां लाए थे, उसके बारे में उनसे सवाल कर लिया कि घड़ियां ये जो लाए। खबर ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में जी छपी जी थी। जी 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 चौटाला जी के बारे में था और देवीलाल जी से मैंने सवाल कर लिया चौटाला जी के बारे में। तो देवीलाल जी बहुत नाराज हो गए, बोले तूने ये सवाल कैसे, जो उनका अंदाज था, मैं हालांकि मुझे सबकी नकल भी करनी आती है, सबकी आवाजें निकाल सकता हूं मैं, लेकिन ये मौका नहीं है। तो देवीलाल जी ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, भाई ये तो पहले ही खा के आया, इसका हटाइए, ले जाओ। उन्होंने लंच मेरे आगे से हटवा दिया, बोले ये तो पहले ही खा के आया। तो मैंने कहा, तो वो इंटरव्यू वो मेरे पास रिकॉर्डेड है, लेकिन मैंने उसे छापा नहीं, ये मेरा उसूल था। मुझे आपको पता नहीं याद है कि नहीं, एक वीपी सिंह जी से भी इंटरव्यू में मेरा थोड़ा झगड़ा इख्तलाफ हो गया था, जिसमें मैं उठ के निकल आया था इंटरव्यू से, लेकिन उस इंटरव्यू को मैंने छापा नहीं, वो मेरे पास रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। लेकिन क्योंकि इख्तलाफ हो गया था, अब उनकी सहमति नहीं थी। हम उन पत्रकारों में से नहीं हैं कि जो बगैर सहमति के छाप देते हो किसी की चीज। जो भी छापते हैं सहमति से छापते हैं, जो भी आपने कहा है उसे छापते हैं। हम काट पीट के आगे पीछे करके नहीं करते, जो आज होता है। मैं बड़े पुरानी वक्तों का मेरा है। तो बाकी जो आपको जैसा कि मैंने बताया कि एक वाक़या तो है, अरुण नेहरू जी की वजह से मेरा इंटरव्यू भी उनसे हुआ था, उनसे मेरा टकराव भी हुआ था, लेकिन मेरे लिए बड़ा एक अच्छा इंटरव्यू जो हुआ है वो अटल जी का इंटरव्यू था, जो बहुत दिलचस्प था। जो मैंने उस वक्त वो फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उस वक्त उनसे इंटरव्यू किया था। तो अडवाणी जी के मैंने बड़े मजेदार इंटरव्यू किए, जिसपे बहुत से लोग शिकायत भी करते थे, एतराज भी करते थे, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी ने मुझे कोई इंटरव्यू करने पे धमकी दी हो या गलत कहा हो। एक मजे की बात और आपको बताऊं कि जब मैं कांग्रेस में था और एक बार नरसिम्हा राव जी ने मुझे बुलाया कि उर्दू बहुत जानते थे, आपको मालूम है नरसिम्हा राव जी हमसे बेहतर उर्दू जानते थे, लगभग 14 भाषाएं जानते थे। कहने लगे, मियाँ तुम्हारा अखबार लिए बैठे, तुम्हारा अखबार मेरे बारे में क्या लिखता है, जरा ये देखिए। तो और आप हमारी कैंपेन कमेटी के मेंबर हैं यूपी के इलेक्शन में, और आपका अखबार मुलायम सिंह को सपोर्ट कर रहा है, और आप मैंने कहा ऐसा है राव साहब कि जब राजीव गांधी ने मुझ पर दबाव डाल के पार्टी में ज्वाइन कराई थी, तो मैंने एक ही बात कही थी कि शाहिद सिद्दीकी आपकी पार्टी में आएगा, नई दुनिया कभी नहीं आएगा। उन्होंने कहा बिल्कुल सहमत। तो मैंने कहा वही मैं आपसे कहता हूँ, ये मेरा इस्तीफा। शाहिद सिद्दीकी एज ए इंडिविजुअल मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, एज ए एडिटर मैं पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। अखबार वो कहेगा जो सही समझ रहा है। मेरे हिसाब से यूपी में आप खत्म हो गए, यूपी में मुलायम सिंह आ रहे हैं, मैं कैसे लिख दूं कि कांग्रेस का जोर चल रहा है? मैं झूठ नहीं लिख सकता अखबार के अंदर। तो उनका बड़प्पन था, उनका नहीं मैं इस्तीफा नहीं मांग रहा हूं, मैं तो आपसे कह रहा हूं। तो मैंने कहा तो फिर मैं जो कैंपेन कमेटी है उससे मैं अलग हो जाता हूं, उससे इस्तीफा दे देता हूं। बोले नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा कैंपेन तैयार कर रहे हैं। ये भी हुआ है इनके साथ। बाकी मुलायम सिंह जी, जब मैं कांग्रेस में था, तो मुलायम सिंह जी के मैंने कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा इंटरव्यू किए हैं। उस वक्त मुलायम सिंह जी ने ये नहीं कहा कि तुम हो तो कांग्रेस में, इंटरव्यू मेरा छाप रहे हो। मैंने उस वक्त मेरा काशीराम जी के बहुत क्लोज रहा हूं, और मेरे घर पे बैठ के पहली मुलाकात काशीराम जी की मुलायम सिंह जी की 14 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के गिरने के 7 दिन बाद मैंने पैर पकड़ के काशीराम जी के मैंने कहा था समझौता कर लीजिए प्लीज, वरना यूपी में बीजेपी जीतेगी बाबरी इस 6 दिसंबर के बाद से। और दोनों का समझौता कराने में मैंने रोल प्ले किया था, और मैं उस वक्त कांग्रेस में था। तो मेरे लिए देखिए, ये सेकुलर पार्टियों के बीच कोई एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कह रहा हूं संतोष जी, कि मेरे लिए ये सेकुलर पार्टियों के बीच मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया, सिवाय ईगो का, सिवाय लीडर्स के अपने अपने मफाद का। ये कहीं एम्फेसिस का, कास्ट एम्फेसिस भी आइडियोलॉजिकल नहीं रहा, कास्ट का रहा है। कुछ के लिए दलित इंपॉर्टेंट था, किसी के लिए यादव इंपॉर्टेंट था, किसी के लिए गुर्जर, किसी के लिए जाट, लेकिन आइडियोलॉजिकली ये सारी पार्टियां मेरे हिसाब से एक हैं। हाँ, बीजेपी या कम्युनिस्ट, ये 2 अलग विचारधारा की पार्टियां हैं। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो जनता दल या जनता पार्टी या लोक दल या समाजवादी पार्टी या
आरजेडी, यहाँ तक कि कांग्रेस, मोटा मोटी एक पॉइंट के बाद सब एक ही आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। उसे आप सही कहें या गलत कहें, उनके बीच मुझे काम करने में कभी कोई दिक्कत नहीं नजर आई, मुझे कोई विरोधाभास नजर नहीं आया, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आया। जी शायद सिद्दीकी साहब, अब सिर्फ आखिर के दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि जी मुसलमानों में सिर्फ एक नेता जो संघ से जुड़ा रहा, सबसे ज्यादा पॉपुलर वो रहे, आपने नाम लिया अटल बिहारी वाजपेयी जी वो लगातार मुसलमानों में पॉपुलर रहे। एक सवाल जी इसका जवाब, और मैं जल्दी जल्दी इसलिए चाहूंगा कि वो जो टाइम खत्म होता है तो जी अगला जी प्रोग्राम उसके आगे जी खड़ा हुआ है। जी जी दूसरा ये कि मुस्लिम जब उर्दू सहाफत का आप और मुस्लिम पॉलिटिक्स का आप क्या भविष्य देखते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि मुसलमानों को न्यूट्रलाइज कर दिया है इस मौजूदा रिजीम ने, उनका कोई असर सियासत में है नहीं। तो ये तीनों मिले हुए सवाल हैं, लेकिन इन तीनों सवालों का अगर शॉर्ट में जवाब जी दे सकें, जी इसके बारे में लंबी मैं बातचीत बहुत बाद में शॉर्ट में करें। देता हूँ। अब मैं बहुत शॉर्ट जी में देता हूँ। पहले आपके आखिरी सवाल का, मेरा मानना है कि भविष्य मुसलमान का खतरे में नहीं है, भविष्य इस मुल्क के लोकतंत्र का खतरे में, सेकुलरिज्म का से भी ज्यादा लोकतंत्र का खतरे में है। तो अटैक जो है लोकतंत्र के ऊपर है, इसलिए लोकतंत्र बचेगा तो मुसलमान भी बचेगा, उर्दू भी बचेगी, सब, और आप भी बचेंगे, मैं भी बचूंगा। तो पहला बात का तो यह है। दूसरा, आपने क्या सवाल किया था? अटल जी को लेकर के, जी, अटल जी क्यों इतने पॉपुलर अटल जी, मुसलमानों में नहीं हैं? अटल जी, हाँ वो बिल्कुल अलग सवाल है इससे। देखिए अटल जी इसलिए पॉपुलर हुए कि अटल जी ने कोई ये नहीं दिखाया कि मैं मुसलमानों से पर से नफरत करता हूं, यानी मैं मुसलमानों की राजनीति से असहमत हूं, मैं मुस्लिम लीग से असहमत हूं, मैं कांग्रेस से असहमत हूं, लेकिन मैं मुसलमान के लिए नफरत नहीं रखता दिल में। मैं पाकिस्तान भी जा सकता हूं, हिंदुस्तान भी जा सकता हूं, मुस्लिम लीडरों के साथ बैठ भी सकता हूं, उनके साथ डिस्कस भी कर सकता हूं। जावेद हबीब जैसे लोग भी उनके बड़े करीब थे, दूसरे लोग भी, मैं तो कभी उनके करीब नहीं रहा, मैं उन्हें उनका इंटरव्यू किया, बल्कि जब वो प्राइम मिनिस्टर रहे उस वक्त, अब आपको बताऊं कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे तो 3-4 बार उन्होंने ऐसा किया कि जब मुशर्रफ साहब मिलने को आए, जब वो बस लेके जा रहे थे, तो उन्होंने मेरे जैसे छोटे आदमी को, छोटे पत्रकार को बुलाया और 1 to 1 उन्होंने कहा कि आप बताइए क्या बात करनी चाहिए। मैंने कहा मेरी क्या औकात कि मैं बताऊं, लेकिन ये चंद चीजें इनको आप जहन में रखिएगा, ये मेरी राय है। तो उन्होंने मेरे जैसे आदमी को भी अहमियत दी, बुला के पूछा कि भाई आपके ख्याल में मुझे मुशर्रफ से क्या बात करनी चाहिए, मुझे क्या कहना चाहिए। मोदी जी का इंटरव्यू जरूर मैंने किया था, लेकिन मोदी जी ने 6 साल में कभी मुझे पूछा नहीं कि आपकी भी कुछ सोच है, आपकी भी कोई राय है किसी मामले में, आप कुछ मैं कर रहा हूं। तो ये फर्क है। अटल जी ने पुल नहीं तोड़े, अटल जी ने दरवाजे बंद नहीं किए, खिड़कियां बंद नहीं की। नाराजगी रही, अटल जी अपनी बोली बोलते रहे, अपनी भाषा बोलते रहे। अटल जी की बहुत सारी बातों से मैं असहमत हूं, लेकिन उन अच्छी बात उनकी ये थी कि उन्होंने दरवाजे कभी बंद नहीं किए, अगर दरवाजा बंद भी किया तो खिड़की खुली रखी। तो इस प्रोग्राम को खत्म करते हुए आपको शुक्रिया भी अदा करता हूं मैं, बहुत पर शुक्रिया सिर्फ एक संतोष जी। टिप्पणी करता हूं कि मोदी जी बहुत समझदार प्रधानमंत्री हैं इस देश के, जिन्होंने आपको मोदी जी से मिलवाने में रोल प्ले किया, सलीम साहब हों या जफर सरेशवाला हों। हाँ, तो जफर साहब को भी इस समय मैंने देख रहा हूं कि वो साइड लाइन है, कहीं पब्लिक में दिखाई नहीं देते। किसी जमाने में वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार हुआ करते थे, सुपर स्टार हुआ करते थे, लेकिन वो अब इस समय कहाँ पे हैं कोई नहीं जानता। अच्छी तरह से जिंदगी गुजार रहे होंगे क्योंकि बिजनेसमैन हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में तो कहीं नजर नहीं आते। पर मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जर्नलिस्टों से और जो लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, कि ये थे स्टार जर्नलिस्ट, स्टार एडिटर स्टार नहीं हूं मैं, शाहिद सिद्दीकी साहब, जिन्होंने जर्नलिज्म को एक अलग नजरिए से देखा, हिंदुस्तान को उस नजरिए से देखा जिसे एक हिंदुस्तान में रहने वाला देख सकता है। इन्होंने इमोशनल जर्नलिज्म नहीं किया, इन्होंने भड़काने वाला जर्नलिज्म नहीं किया, हालांकि इनके ऊपर इस तरीके के आरोप कभी कभी लगे हैं कि इन्होंने बहुत मुसलमानों को भड़काया है। जितने दंगे हुए हैं वो मैंने कवर किए हैं, किसी ने कवर नहीं किए। तो अगर मैं हाशिमपुरा की सच्चाई लिखता हूं आके, और वही सच्चाई मैंने आपके दोस्तों को भी दी थी, एमजे अकबर को और
उनको पहली बार मैं ही लेके गया था। तो मैं अगर लिखता हूं तो लोग उसे कहते हैं भड़काऊ, लेकिन वो सच्चाई है, वो मरने वाले सच हैं, उनकी लाशों के फोटो अगर मैं बिल्कुल लेकर आता हूं तो आप उसे बिल्कुल अगर सच बोलने को भड़काऊ कहते हैं तो हाँ मैं भड़काऊ हूं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि इनको मारने वाले हिंदू हैं। मैंने कहा कि इसको मारने वाले पीएसी है, इसको मारने वाली एक सोच है। मैं कभी ये नहीं मानता कि मुसलमान मारा जाता है इस देश में। मैं हमेशा मानता हूं कि एक खास किस्म की सोच एक अलग किस्म की सोच के साथ निशाना बनाती है। तो इसलिए मेरा फर्क सिर्फ इतना है, आम आदमी बहुत से लोग उसको समझ नहीं पाते, जो गहराई से मुझे पढ़ते हैं वो समझ पाते हैं कि मेरे लिए सेकुलरिज्म जो है सबसे बड़ा ईमान है मेरा। अगर दीन के बाद मेरे लिए कोई ईमान है तो सेकुलरिज्म है, और मैं समझता हूं कि अगर सेकुलर है हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान जिंदा रहेगा, वरना हिंदुस्तान नहीं बचेगा। मुसलमान के लिए मुझे सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, मुझे सेकुलरिज्म चाहिए इस मुल्क को लोकतांत्रिक रखने के लिए, एक रखने के लिए, ताकतवर रखने के लिए और दुनिया में आगे रखने के लिए। धर्म के नाम पे चलने वाला कोई देश आज तक कभी आगे नहीं बढ़ सका। ये मेरी पुख्ता सोच है, ये मेरा कमिटमेंट है पूरी जिंदगी का। जी ये जो माफ करिए आपने मैंने कहा, आपको। नहीं आपने ये जो कहा, जी यही कमिटमेंट और यही समझ, यही सच्चाई हिंदुस्तान के कितने लोगों में है वो देखना चाहिए, क्योंकि पहले बहुत लोगों में थी, धीरे धीरे घटती जा रही है। उसके रीजंस भी होंगे, उन रीजंस के ऊपर कभी हम जब ग्रुप डिस्कशन में आएंगे तो बातचीत करेंगे। पर आज जी आपने शाहिद सिद्दीकी साहब को सुना, उनसे बहुत सारी बातें आपने जानी, बहुत सारी बातें रह गई। जो बातें जी रह गई शायद वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो बातें हमने की, पर बात का एक सिलसिला है, कहीं से तो शुरू करनी चाहिए। हमने वो शुरू की और शाहिद साहब के मन को आपने जाना और आप उनके मुरीद हुए होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। शाहिद साहब आपका बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, हम फिर बहुत मिलेंगे शुक्रिया दोस्त संतोष आपस जी। में, बिल्कुल बिल्कुल बहुत मिलेंगे बहुत और शुक्रिया बातचीत आपका, करेंगे। आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का। और ऐसे ही पत्रकारिता में मुझे मजा आता है। आप देख रहे होंगे कि मैंने सारे चैनलों पे जाना बंद कर दिया पिछले 2 बरस से। आप यहाँ इसीलिए आया कि मुझे मालूम था कि यहाँ पर बात सुनी भी जाएगी, पूछे भी जाएगी, और मुझे अब कटघरे में भी खड़ा किया जाएगा, लेकिन कम से कम सफाई का मौका दिया जाएगा। तो ये आपको बधाई देता हूं कि आपने इस पत्रकारिता को फिर से जिंदा किया है। इसे जिंदा रखिए, आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आदाब।